वेलकम टू इग्नूवाला। यह असाइनमेंट इग्नूवाला द्वारा डेवलप किया गया इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशन, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक इंक्लूडिंग मैनी सॉल्व सैंपल्स फॉर वेरियस इग्नू कोर्सेज। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग असाइनमेंट फॉर सब्जेक्ट कोड MCO 23 सामरिक प्रबंधन। इसमें प्रश्न 1 है, 5 बलों के ढांचों को संक्षेप में समझाइए और अपनी पसंद के सभी उद्योगों के प्रतिस्पर्धा माहौल का विश्लेषण करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो माइकल पोर्टर द्वारा 5 बलों का ढांचा प्रस्तुत किया गया। ये ढांचा इसलिए है, इसमें प्रतिस्पर्धी वातावरण का विश्लेषण किया गया है। तो प्रतिस्पर्धी वातावरण कैसे पैदा होता है, इसके लिए कुछ ताकतें निम्नलिखित है, जैसे संभावित प्रवेशक या नए प्रतिभागियों का डर। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो प्रवेश करता या उत्पादन क्षमता या बाजार शेयरों को प्रभावित कर सकते हैं, अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अब इसमें क्या होता है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, सीखना या अनुभव प्रभाव डालता है। फिर लागत के नुकसान स्तर से स्वतंत्रता कैसे, स्वतंत्रता स्तर से नए प्रवेशक नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उन्हें मालिकाना उत्पाद के ज्ञान नहीं होता है कि कैसे कितने में बना, कैसे बेचा जाएगा। फिर ब्रांड लाभ, क्योंकि ग्राहक स्थापित ब्रांडों से जुड़े होते हैं, इसलिए नए प्रवेश के लिए बाधा पैदा करते हैं। फिर पूंजी आवश्यकता, नए प्रवेशकों के लिए पूंजी की आवश्यकता एक नई बाधा है जो कि प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है। फिर स्विचिंग लागत, खर्च लागत द्वारा एक ग्राहक एक विक्रेता से दूसरे में स्विच कर सकता है। ऐसे में नए प्रवेशकों के लिए बाजार में बने रहने के लिए बहुत मुश्किल आती है, इससे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। फिर वितरण चैनल तक पहुंच, नए प्रवेशकों के लिए वितरण चैनल तक पहुंच बाधा हो सकती है, जिससे भेदना मुश्किल है। फिर अगला कारक है आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, आपूर्तिकर्ता समूह के लिए खरीदार का महत्व। क्या होता है, आपूर्तिकर्ता समूह के लिए ग्राहक विशेष का महत्व होता है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता उत्पादों की आपूर्ति से लाभ अर्जित करता है, इसलिए विशेष खरीदारों द्वारा लाभप्रद स्थिति की संभावना को बढ़ाते हैं। खरीदारों के लिए आपूर्तिकर्ताओं का उत्पाद का महत्व, ग्राहक की अपेक्षा आपूर्तिकर्ताओं के बीच अधिक एकाग्रता, क्योंकि अधिक एकाग्रता का होना उन्हें अधिक शक्ति प्रदान करता है। फिर खरीदारों के लिए उच्च स्विचिंग लागत, ग्राहकों की आपूर्ति कर्मियों की लाभप्रद स्थिति के कारण नुकसान होता है और उन्हें उच्च स्विचिंग लागत का सामना करना पड़ता है। फिर क्या है, ग्राहकों की सौदेबाजी की शक्ति, एक मजबूत सौदेबाजी की शक्ति कम कर सकते हैं या कीमत के लिए बेहतर गुणवत्ता मांग सकते हैं, जैसे निर्माण सामग्री सामान्य की अपेक्षा रियल एस्टेट बिल्डर के बीच सौदेबाजी की शक्ति में अंतर देखा जाता है। फिर ग्राहक का मूल्य संवेदनशीलता, आपूर्तिकर्ताओं की लागत और संरचना के बारे में सटीक जानकारी, जिससे ग्राहक के पास आपूर्तिकर्ताओं की लागत संरचना के बारे में सटीक जानकारी होती है, इससे मोल भाव द्वारा कम कीमत पर उत्पाद भी ले सकते हैं। फिर खरीदारों द्वारा पिछले एकीकरण का विश्वसनीय खतरा, ग्राहक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए पिछले तरीके को अपना सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या होता है, प्रतिस्पर्धियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, सभी उत्पादों का समान और बड़ी संख्या में ग्राहकों और विक्रेताओं का होना प्रतिस्पर्धियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के स्तर को कम करता है। विपरीत, जब आपके पास जितने लोग होंगे उतना सामान होगा तो आपस में प्रतिद्वंद्विता कम होगी ना। फिर क्या है, पर्यावरण में स्थिरता, इससे क्या होगा, जब प्रतिद्वंद्विता कम होगी तो पर्यावरण में स्थिरता आ जाएगी। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की जीवन प्रत्याशा कि नवाचार क्रम की लंबाई, पेरेंट संरक्षण और प्रतिद्वंदियों के बीच लागत यानी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के जीवन की प्रत्याशा को प्रभावित करते हैं। तो अगला प्रश्न है, संगठन जो है किन परिस्थितियों में स्थिरता की रणनीति को अपनाते हैं और स्थिरता रणनीति में विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। तो संगठन निम्नलिखित परिस्थितियों में रणनीति अपनाते हैं, जैसे संगठन द्वारा उस समय स्थिरता की रणनीति को अपनाया जाता है जब उद्योग में अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव के स्तर पे हो, या फिर पर्यावरण अस्थिरता होने पर इस रणनीति को अपनाया जाता है। संगठन में व्यवसाय की अनिश्चित शर्तें होने पर संगठन द्वारा स्थिरता रणनीति का पालन किया जाता है। संगठन द्वारा उस स्थिति में स्थिरता रणनीति का चुनाव किया जाता है जब संगठन अपने संबंधित उद्योगों के लिए
कोई खतरे का अनुभव कर रहा हो। फिर अधिक विकास को पीछा करने के लिए अपने लाभ को मजबूत किया जाता है, उस स्थिति में भी इस नीति को अपनाया जाता है। फिर वर्तमान वृद्धिशील विकास को संतुष्ट हो, उस स्थिति में भी अपनाया जाता है। जब प्रबंधकों के अनुसार संगठन बेहतर प्रदर्शन कर रहा और बाद में वर्षों में भी उसी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए इस रणनीति को अपनाते हैं। तो अब क्या है, इसको खतरा, जब संगठन के प्रबंधन अज्ञात क्षेत्र से उद्यम को खतरा नहीं लेना चाहता, उस स्थिति में इस रणनीति को अपनाया जाता है। स्थिरता रणनीति के विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या है, जैसे पकड़ रणनीति। पकड़ रणनीति में क्या होता है, जब उतार या चढ़ाव घटनाओं के बाद विश्राम करने, संकलन, एकीकरण के अवसर की आवश्यकता होने पर विकास रणनीति जारी रखने से के एक अनिश्चित वातावरण में भविष्य हेतु परिवर्तन या स्पष्टता होने पर पकड़ रणनीति को अपनाया। फिर स्थिर विकास, फसल रणनीति और लाभ रणनीति को भी अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निगमीय प्रशासन को परिभाषित करें। वर्तमान संदर्भ में निगमीय प्रशासन को लागू करने के संबंध में निगमीय क्षेत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो चाणक्य द्वारा निगमीय संगठन का विवरण जो है वो अर्थशास्त्र में लोगों की भलाई और कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। सामान्य रूप में एक राजा जो है द्वारा विभिन्न कर्तव्यों का पालन किया जाता है, जैसे अंशधारकों को धन की रक्षा करना, संपत्ति का उचित उपयोग करना, धन की देखभाल, जवाबदेही और पारदर्शिता। तो निगमीय शासन उन मानकों का समूह है जिनका उद्देश्य क्या है, जो उनका उद्देश्य है संगठन की छवि को बनाए रखना, दक्षता, प्रभावशीलता और सामाजिक जिम्मेदारियों में सुधार करना। तो एक संगठन में हितधारक और अंशधारक के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना संगठन का उत्तरदायित्व है। इसलिए निष्पक्षता का प्रयोग करके एक प्रभावी संचार द्वारा निष्पक्षता को कायम रखा जा सकता है। एक संगठन का मुख्य उद्देश्य छवि, दक्षता, प्रभावशीलता, ये सब तो पता। इसलिए निगमीय प्रशासन का शीर्ष प्रबंधन स्तर पर लागू किया जाता है ताकि इसमें संपूर्ण संगठन और समाज को लाभ मिल सके। इस प्रकार एक संगठन को निगमीय प्रशासन की प्रथाओं का पालन करना आवश्यक होता है। अब निगमीय शासन को लागू करने में चुनौतियां क्या क्या होती है कि आपको इसको संचालन के लिए बोर्ड की स्थापना की दबाव और भेदभाव की स्थिति आ जाती है, इसलिए बोर्ड की नियुक्तियां। फिर निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन। वर्तमान संदर्भ में निगमीय प्रशासन क्षेत्र को प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो कि निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित है। फिर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, स्वतंत्र निदेशकों को हटाना, हितधारकों के प्रति जवाबदेही, निदेशकों की भूमिका, पारदर्शिता के मुद्दे, संगठन में संघर्ष, अविश्वास का स्तर और आंतरिक और बाहरी वातावरण। अगला प्रश्न है, मिशन क्या है या उद्देश्य से किस प्रकार भिन्न है? एक मिशन के व्यक्तित्व की अनिवार्यताओं पर चर्चा करें। तो एक संगठन द्वारा की गई गतिविधियों को क्या कहते हैं? मिशन कहते हैं। तो किसी संगठन का जो मिशन होता है वो रणनीतियों के निर्माण का प्रारंभिक बिंदु होता है। तो जैसे एक संगठन के तहत क्या होता है? बाजार, लक्ष्य, अपनाई गई तकनीकें, प्रस्तुत किए गए उत्पाद और सेवाएं। एक मिशन के उद्योग में एक संगठन को अन्य संगठनों से भिन्न करता है। फिर क्या होता है कि प्रसार और की व्याख्या करता है और यह व्यक्त करने में सक्षम होता है कि एक संगठन क्या करता है। ठीक है, एक मिशन को मिशन व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए मिशन व्यवसाय की प्रकृति, उत्पाद व्यवसाय के तरीके और प्रक्रियाओं और संगठन की प्रतिस्पर्धी शक्ति को सामने रखता है, जिस संगठन बाहरी रूप से प्राप्त करता है, जबकि उद्देश्य में मूल रूप से उन मुद्दों को संबोधित करता है जिससे संगठन आंतरिक रूप से प्राप्त करना चाहता है। तो अगला प्रश्न है, रणनीति निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और नियंत्रण एकीकरण प्रक्रियाएं हैं। तो रणनीति प्रबंधन प्रक्रिया में रणनीति निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और नियंत्रण एकीकृत प्रक्रिया है, क्योंकि रणनीति प्रबंधन प्रक्रिया में पहला चरण रणनीति का निर्माण है जो कि बहुत दूरदर्शी होता है कि कैसे मिशन काम करेगा, किस दृष्टिकोण पे करेगा। तो सबसे पहला तो हो गया रणनीति निर्माण। फिर आते हैं, अगला चरण आता है सामरिक मूल्यांकन। मूल्यांकन के साथ साथ जो क्या होता है कि रणनीति का प्रबंधन की प्रक्रिया कैसी होगी। इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि रणनीति
प्रबंधन प्रक्रिया में तय किए गए उद्देश्य, लागू किए गए लक्ष्य, मिशन और उद्देश्य से कितने सफल रहे हैं। फिर संगठनात्मक नियंत्रण में रणनीति नियंत्रण का परिचालन नियंत्रण को भी शामिल किया गया है। तो रणनीति नियंत्रण दीर्घकालिक नियंत्रण होता है। इसकी अवधि 5 वर्ष या इससे अधिक की हो सकती है। अगला प्रश्न है, संगठन के लिए सोशल मीडिया प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के लिए जाना आवश्यक है। क्योंकि सोशल मीडिया प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धियों की पहचान करना होता है, सामाजिक ढांचों को जानना होता है, सामाजिक मंचों को जानना होता है और उनकी सामाजिक रणनीति के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में जानना होता है, सामाजिक परिणामों को बेंचमार्क करना होता है, फिर स्वयं की सोशल मीडिया रणनीति की कमियों का पता लगाना होता है। कि सोशल मीडिया प्रतियोगी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले 4 चरण होते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धियों का निर्धारण, फिर जानकारी एकत्रित करना, फिर स्वॉट विश्लेषण और नई जानकारी आदि। अब सोशल मीडिया में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल का विश्लेषण कैसे होता है? यह प्रतिस्पर्धा को पहचानता है और उसके द्वारा उपयोग किए गए सामाजिक मंचों की पहचान करता है, फिर कैसे उपयोग करते हैं, फिर इस सामाजिक रणनीति के प्रति समझने की प्रक्रिया का प्रयास करते हैं, फिर प्रतियोगिता में विरोध और सामाजिक परिणामों को बेंचमार्क करता है, फिर इस विश्लेषण द्वारा एक संगठन में स्वयं सोशल मीडिया की रणनीति की कमियों का पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में अंतर बता रहे हैं, दूरदृष्टि और मिशन। तो दूरदृष्टि क्या है? यह प्रयोगों को प्रोत्साहन देती है, दीर्घकालिक सोच बढ़ाती है और ये लाभ के ही लिए प्रयोग की जाती है। संगठनों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए दूरदृष्टि यानी विजन होता है किसी संगठन के लिए। अब क्या होता है, जो हमारा मिशन होता है यह संगठन और समाज में निभाई जाने वाली भूमिका को निर्दिष्ट करता है। इसका शीघ्र प्रबंधन मूल्यों से संबंधित है। यह रणनीति स्तर पर निर्णय लेने के लिए पहल में निर्धारित करता है। अब मिशन को आप व्यक्तिगत रूप में दर्शाया जा सकते हैं। मिशन को किसी संगठन में रणनीति के निर्माण में प्रारंभिक बिंदु, जैसे मिशन में वितरण, जाल, मूल दक्षता, प्रतियोगिता शक्तियां, बुनियादी मूल्य, लक्षित बाजार। तो मिशन व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं, प्राप्त करने योग्य, समझने में आसान और स्पष्ट, विशिष्टता और महत्वाकांक्षी। अगला प्रश्न है, मूल उद्देश्य और बुनियादी मूल्य। तो बुनियादी मूल्य क्या होते हैं? बुनियादी मूल्य एक संगठन में आवश्यक और स्थायी सिद्धांत होते हैं। ये मूल रूप से सांस्कृतिक मानदंड होते हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी संगठन में क्यों को व्यक्त करते हैं कि यह संगठन क्यों बना, किस लिए बना, इसका उद्देश्य क्या है। फिर अब अगला आता है निगमी प्रशासन में कैनेडियन मॉडल का निगमी प्रशासन में और जर्मन मॉडल। तो फ्रांस और ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण कनाडाई मॉडल का फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि जर्मन कुछ दशकों से परिष्कृत मशीनी का निर्यात कर रहा है। जर्मन उद्योगों के अमीर जर्जर परिवारों और छोटे शेयर धारकों में बैंकरों और विदेशी निवेशकों के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इसे यूरोपीय डी मॉडल के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला प्रश्न है कि छटनी की क्या रणनीति है? इसका व्याख्या करना है संक्षेप में। तो छटनी की रणनीति ये होती है कि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन वित्तीय स्थिरता को हासिल करने के लिए ना लाभ देने वाले उत्पादों और सेवाओं में कटौती करता है, जबकि प्रतिस्पर्धी प्रोफाइल मैट्रिक्स क्या होता है? एक उच्च रणनीति प्रबंधन तरीका है जिसमें प्रोफाइल मैट्रिक्स सीपीए प्रतिस्पर्धी प्रोफाइल मैट्रिक्स का उपयोग संगठन की स्वयं प्रतिस्पर्धी के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। निगमी संस्कृति, वरिष्ठ प्रबंधन, फिर मध्य प्रबंधन और फिर कनिष्ठ प्रबंधन। तो इसमें होता है संरचनात्मक कौशल, फिर मानवीय संबंध और तकनीकी और कौशल। अगला आता है सामरिक मंशा। एक संगठन द्वारा आपेक्षिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपने संचालन को एक विशेष तरीके से चलाने के लिए अपनाई गई दिशा को सामरिक मंशा कहा जाता है, जिसमें निम्नलिखित है दूरदृष्टि, बुनियादी मूल व मुख्य उद्देश्य, मिशन, उद्देश्य के लक्ष्य और रणनीतियां। तो इसमें दूरदृष्टि और बुनियादी मूल्य में क्या होता है कि आपको दूर का समझना है कि ये संगठन कैसे कार्य करे। इस असाइनमेंट और ऐसे सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% की डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए प्लीज विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe. Also comment below which assignment do you wanna next. Thanks for watching.